हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स भी लीगल चैनल में। तो आज का जो वीडियो है वो मिस्टर मोहम्मद नूर जी ने रिक्वेस्ट किया था। मोहम्मद नूर जी ने बोला था कि मुस्लिम विल के बारे में जो जजमेंट्स है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स या फिर कर्नाटका हाई कोर्ट के जो जजमेंट है उनके बारे में बताएं। मोहम्मद नूर जी, मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि मुस्लिम लॉ वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट रहा है हमेशा से, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तब भी, और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तो जैसे ही आपका ये आया तो मुझे लगा बिल्कुल करना चाहिए। हाँ, प्रैक्टिस में बहुत कम यूज़ होता है क्योंकि मोहम्मदन लॉ बहुत हर एक चीज़ में आपको कोर्ट में आने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आज का जो वीडियो मैंने बनाया ये पूरा मोहम्मदन लॉ के वसीयत या विल के ऊपर ही बनाया गया है। हाँ, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, उनको भी बताया गया, पर साथ ही साथ में विल बनाने का क्या पूरा प्रोसेस है, क्या क्या चीज़ उस पर ध्यान देना चाहिए, किस कानून पे हमें ध्यान देना चाहिए, क्या क्या चीज़ विल में होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ वसीयत में नहीं होना चाहिए, वो सारी चीज़ मतलब एक डिटेल पूरा वसीयत के बारे पे ये वीडियो है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मेहनत करती हूँ मैं, कर दीजिएगा सब्सक्राइब। साथ ही साथ में फिनिक्स भी लीगल जो है वो बहुत सारे लीगल फॉर्मेट्स का हमारा ये है। अगर आपको कोई भी तरह का लीगल फॉर्मेट सब जा सकते हैं। हम ड्राफ्टिंग कोर्सेज के साथ में आते हैं, और ड्राफ्टिंग कोर्सेज का भी मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अप्रोच देखा है कि बहुत सारे नॉन लॉयर्स, जो लोग लॉयर्स नहीं भी हैं, वो मुझे मैसेज करके बोल रहे थे कि हम तो लॉयर्स नहीं हैं, तो क्या हम भी मतलब मैं भी इस कोर्स को ले सकता हूँ क्या? तो द आंसर इज़ येस। अगर आप लॉयर नहीं भी हैं, लॉ स्टूडेंट नहीं भी है, लेकिन आपके लॉ की फील्ड में इंटरेस्ट है और आप ड्राफ्टिंग को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, फिर कोई भी रीज़न से, तो आप ले सकते हैं। लैंग्वेज बहुत ही मैंने सिंपल रखा है कोर्स का। बहुत ज़्यादा लीगल जार्गन में कभी भी नहीं यूज़ करती हूँ, सिंपल शब्दों में किया है। अगर लॉ के बारे में आपके पास बेसिक नॉलेज भी है तो भी आप इस कोर्स को समझ के ड्राफ्टिंग का जो फंडामेंटल्स है उसको आप समझ सकोगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर कुछ भी डाउट्स रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही में इस मुस्लिम विल वसीयत के बारे में एक डिटेल ब्लॉग भी लिखा हुआ है फिनिक्स भी लीगल का, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम वीडियो पे नहीं बोल सकते हैं, इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाता है ना। तो ब्लॉग है, आप जाके उसको डिटेल में पढ़ भी सकते हो। ठीक है, तो बिना किसी देरी का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि जो मुस्लिम वसीयत जो होता है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 से गवर्न होता है। देखिए, हर एक जो लॉ, हर एक चीज़ें जो हम बनाते हैं वो कहीं ना कहीं, जैसे कोई भी तरह का डॉक्यूमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट जो भी हम बनाते हो, वो कहीं ना कहीं उसका एक मेजर लॉ होता है, उस पर ही वो गवर्न होती है। तो अगर मैं हिंदू लॉ की जो विल्स की हम बात करें तो वो हमारा सक्सेशन एक्ट जो है, हिंदू सक्सेशन एक्ट, उससे गवर्न होता है। और जहाँ पे हम अगर मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है उससे गवर्न होता है। तो जो भी विल्स बनते हैं, चाहे वो हिंदू का बने या मुस्लिम का बने, आपको अपने लॉ के तहत में रहकर ही, लॉ के अंदर में ही रहकर आप बना सकते हो, उससे बाहर आप नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो ये लॉ मुस्लिम लॉ का जो होता है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है शरीयत का, उसके ये गवर्न होता है। तो सबसे मूलभूत बात ये जो रहती है मुस्लिम वसीयत की जो रहती है, जिसे मुस्लिम में विल नहीं बोला जाता है, उसे वसीयत कहा जाता है। तो आगे से मैं वसीयत ही वर्ड यूज़ करूँगी। तो जो वसीयत जो होता है, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्राइम रूल, अगर मैं बोलूँ, रोल नहीं रूल बोलूँ, तो ये रहता है कि आप सारी प्रॉपर्टी का वसीयत नहीं कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल रहा है वसीयत का। जितने भी केसेस आए हैं कोर्ट्स पे, जो भी केसेस बने हैं, वो इस रूल का ऊपर ही कहीं ना कहीं बने हैं कि कहीं किसी ने सारी प्रॉपर्टी दे दी है। तो क्या मैं सारी प्रॉपर्टी का वसीयत नहीं कर सकता हूँ? द आंसर इज नो। आप कर सकते हो, लेकिन उसका एक रिक्वायरमेंट होता है। वो रिक्वायरमेंट अगर आप करते हो तभी आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। बट देन ऑल्सो इट इज़ अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। क्यों? क्योंकि लॉ के हिसाब से, मुस्लिम लॉ के हिसाब से, हर एक पर्सन का शेयर फिक्स होता है। बेटों का शेयर अलग टाइप का होता है, बेटी का शेयर अलग टाइप का होता है, वाइफ का शेयर अलग टाइप का होता है ना। परसेंटेज थोड़ी सी अलग अलग यहाँ पर होती है। अकॉर्डिंग टू दैट परसेंटेज ऑनली आप अपना वसीयत में कर सकते हो। दूसरी चीज़, दो चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है जब भी वसीयत करो, कि लॉ के हिसाब से कितना, एक बेटे का क्या शेयर है और एक बेटी का क्या शेयर है या बीवी का क्या शेयर है, वो आपको जानना होगा और उसी के हिसाब से आप वसीयत करोगे। दूसरी चीज़, जब ये भी करो तब अपनी सिर्फ 1/3 प्रॉपर्टी का ही कर सकते हो, आप पूरी प्रॉपर्टी का वसीयत नहीं कर सकते हो। अगर आप पूरी प्रॉपर्टी का वसीयत कर रहे हो तो आपको उस पर कंसेंट लेना पड़ता है। अगर सिर्फ किसी एक पार्टी को आप दे रहे हो, बाकी दो पार्टी को आप डिनाई कर रहे हो उसका शेयर, सिर्फ एक पार्टी को आप दे रहे हो, तो भी आपको बाकी दो पार्टी का कंसेंट लेना होगा, तभी आप वसीयत कर सकते हो। तो यहाँ पे मामला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। तो सेफ क्या होता है, आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका सिर्फ 1/3 ही आप वसीयत कर सकते हो। और वो वसीयत कब करोगे?
उसके भी कुछ रूल्स हैं। ये वसीयत करने से पहले आपका जो 2/3 जो बचता है वो इस्लामिक इनहेरिटेंस लॉ के हिसाब से आपको उसको बाकी के जो शेयर्स है, बाकी के जो पार्टीशन है प्रॉपर्टी, उसके लिए करना पड़ता है, उसके लिए आपको रखना पड़ता है। साथ ही साथ फ्यूनरल एक्सपेंसेस के लिए आपको छोड़ना पड़ता है, आपके जो भी कर्जदार है उनके पैसों के लिए आपको छोड़ना पड़ता है, और जो भी आपकी जो लिएबिलिटीज़ है उसके लिए छोड़ना पड़ता है। तो एक सिस्टम है बेसिकली जिसमें ये बोला गया कि सारी की सारी प्रॉपर्टी आप नहीं दे सकते हो। क्यों नहीं दे सकते भैया? आपका फ्यूनरल का एक्सपेंसेस फिर कौन लेगा? अगर आपने कोई कर्जा ले रखा है तो उसको कैसे चुकाया जा सकता है, या कोई और आपकी कोई लिएबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसके लिए पैसे कहाँ से होंगे अगर आपने सारी ही प्रॉपर्टी को आप वसीयत कर देते हो? तो एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है इस चीज़ का। इसीलिए बोला कि आप 1/3 प्रॉपर्टी को ही आप ये कर सकते हो, विल कर सकते हो। बाकी जो 2/3 जो बचता है वो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो होता है वसीयत का, उसके हिसाब से बाकी के लोगों को मिलेगा। एक एग्जाम्पल देके मैं समझाना चाहती हूँ, क्योंकि बोलूँ तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मुझे भी फील हो रहा है। एक पर्सन है, उनके 3 बच्चे हैं, ठीक है, 3 बच्चे हैं, एक लड़का है, 2 लड़कियां हैं और एक बीवी है। तो टोटल कितने शेयर हो गए? 4 शेयर होल्डर्स हो गए। अब जो पर्सन है वो अपना प्रॉपर्टी विल करना चाहते हैं, उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी अपना विल या वसीयत करना चाहता है। तो वसीयत के हिसाब से उसके पास अधिकार क्या है कि वो 1/3 करेगा। 1/3 भी तब करेगा जब अपने जितना भी कर्जा वर्जा का बात है उसको छोड़कर ही वो कर सकता है। तो उसने जो 1/3 किया है अपने प्रॉपर्टी का जो शेयर है, वो सारा का सारा 1/3 जो है वो अपने सिर्फ एक बेटा को वो दे रहा है, ठीक है, या समझिए अपनी बीवी को खाली दे रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ के हिसाब से क्या वो 1/3 अपनी बीवी को दे सकता है? हमें जो मोहम्मदन इनहेरिटेंस लॉ को देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी बहुत श्योर नहीं हूँ उस चीज़ को, बोले बिना श्योर बोलना सही भी नहीं होता है। जहाँ तक मुझे लगता है ये 1/2 का कुछ है, ऐसा कुछ उसमें रेशियो है, कुछ एक रेशियो को देखना होता है, वो रेशियो के हिसाब से कर सकते हैं। अगर रेशियो से वो ज़्यादा कर रहे हैं तो वो वैलिड नहीं होता। तो चलिए हम पूरा क्लैरिटी पे आ जाते हैं। 1/3 वो दे रहे हैं अपने बेटे को, कि बेटे को वो हाफ ऑफ द शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी दे सकते हैं, ये मेरे को बहुत क्लियर है इसमें। तो वो हाफ शेयर अपने बेटे को दे रहा है, और बाकी जो बची हुई प्रॉपर्टी है वो 3 लोगों में डिवाइड होगी। किन में डिवाइड होगी? उनकी बीवी में और उनकी 2 बेटियों में। इनकी बीवी और 2 बेटियों में भी वो कैसे डिवाइड होगी? ऐसा तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, किसी को 1/3 मिल रहा है, किसी को 1/2 मिल रहा है, उस हिसाब से वो डिवाइड होगी, ठीक है। तो ये एक है, ये मैंने एक रफ तरह का एक एग्जाम्पल दिया है। और शेयरिंग का जो मैंने 1/2 या 1/3 भी जो बोला है, ये मैंने एक एग्जाम्पल के दिया है, इसको श्योर नहीं लीजिए, एक बार मुझे वो देखकर ही मैं क्लैरिटी से बोल सकती हूँ। एज एन एग्जाम्पल मैंने समझाने के लिए बोला, मैं नहीं चाहती उस चीज़ को लेकर कोई डाउट हो, बट समझ लीजिए अगर विल कर रहे हो, वसीयत कर रहे हो, तो ये इस रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये तो चलो लॉ इनहेरिटेंस को हम फॉलो कर लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर आप सिर्फ एक ही पार्टी को दे रहे हो तो बाकी पार्टी का क्या होता है? किसी और अपने दूसरे कोई बच्चे को नहीं दे, खाली एक बच्चे को दे रहे हो, बाकी बच्चों को आप नहीं दे रहे हो, तो आपको बाकी बच्चों का कंसेंट लेना ज़रूरी होता है, तभी आप कर सकते हो, ठीक है। इसका भी मुझे लगा कि बहुत लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि अधिकतर वसीयत को लेकर बहुत लड़ाई झगड़ा हो जाती है, प्रोबेट के लिए जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक बच्चे को मिला, एक बच्चे को नहीं मिला। तो आपको विल करते वक्त उनका कंसेंट लेना ज़रूरी है कि आप सिर्फ एक को दे रहे हो, बाकी 2 की मर्जी उसमें है, ठीक है। तो ये हुआ बात। अब हम आ जाते हैं कैपेसिटी की, कि कौन विल कर सकता है। यहाँ पे जो हमारा हिंदू लॉ भी है, लॉ ऑफ सक्सेशन का जो है सेम, बाकी सारी जो प्रोसेस जो होती है वो सब सेम ही होती है। साउंड माइंड का होना चाहिए, दिमागी रूप से एकदम स्वस्थ होना चाहिए और मेजर होना चाहिए, ठीक है। विल किसी से ज़बरदस्ती से नहीं कराया जाना चाहिए, ठीक है। फुल मेंटल फंक्शन के साथ में होना चाहिए। बेनिफिशरीज कौन हो सकता है विल में? देखिए विल में बेनिफिशरी कोई भी हो सकता है, ये भी सेम लॉ है इसमें। यहाँ तक कि कोई नॉन हिंदू पर्सन भी करते, विल है ना, आपकी मर्जी जरूर है ना, आप अपने विल अपने बेटे बेटी या अपनी बीवी को ही करोगे, आप विल किसी थर्ड पर्सन को भी कर सकते हो। इसीलिए यहाँ पे वो कंसेंट की बात बोली गई है। अगर आप किसी थर्ड पर्सन को कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको अपने जो हक वाले उनका, तो उनके उस हक से तो आप दे रहे हो ना लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के हिसाब से, तो आपको कंसेंट लेना होगा, उनकी मर्जी लिखित रूप से लेनी होगी कि हाँ ये कर सकते हैं, ठीक है। तो बेनिफिशरीज कोई भी हो सकता है। बट वही बात, प्रिंसिपल वहीं पे 1/3 के प्रिंसिपल आता है कि 1/3 से ज़्यादा अपनी प्रॉपर्टी का वसीयत नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आता है विल किस टाइप का होता है। विल ओरल भी हो सकता है, मौखिक रूप का भी विल हो सकता है और लिखित रूप का भी होता है। लेकिन जब हम रजिस्ट्रेशन एक्ट की बात करते हैं तो अगर आप लिखित रूप से विल बनाओ तो सबसे बेहतर रहता है, क्योंकि वही अगर आगे जाके कोई कोर्ट कचहरी की बात आती है तो लिखित विल को प्रूव करना ज़्यादा ईजी होता है।
इसके बाद हम आ जाते हैं एग्जीक्यूटर। जैसा हमारा हिंदू का है वैसे यहाँ मुस्लिम का भी है। यहाँ पे भी एक टेस्टेटर होता है जिसे वासी कहा जाता है। उसके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि विल को पूरे मैनेज करे और प्रॉपर्टी को जैसे डिस्ट्रीब्यूट करना वो एग्जीक्यूटर का जो काम होता है वो कर सकता है। क्या एक बार मैंने विल को बना दिया, वसीयत को बनाया, तो क्या मैं उसे तोड़ सकता हूँ? बिल्कुल। आप जब तक जीवित हो कितनी बार भी अपने वसीयत को आप तोड़ के नया वसीयत आप बना सकते हो। ठीक है, अगेन बात वही पे आ जाती है ओरल एंड डिटेल की। तो विल को रिटर्न अगर बनाए तो बेहतर है, ओरल विल भी वैसे हो सकता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एक विल में क्या क्या होना बहुत ज़रूरी है। बाकायदा जो विल बना रहा है उसका नाम होना चाहिए, उसको डिक्लेरेशन देना चाहिए कि वो एक साउंड माइंड का है। विल पे क्या होना चाहिए, इस पर मैं एक चीज़ जरूर ऐड करना चाहूँगी कि हमारे जो फिनिक्स बे लीगल वेबसाइट है उस पर हमारे पास वसीयत का भी एक पूरा फॉर्मेट है, बहुत क्लियरली उसमें डाला गया कि कैसे कैसे आपको करना है। तो अगर आपको फॉर्मेट चाहिए तब जाके उसको ले सकते हो, उसका भी लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो टेस्टेटर मतलब जो विल बना रहा है उसका नाम होना चाहिए, उसको डिक्लेरेशन देना होगा कि उसका दिमाग एकदम सही तरीके से चल रहा है। उसको ये भी डिक्लेरेशन देना होगा कि वो मोहम्मदन लॉ से गवर्न होता है, कि वो मुस्लिम है, वो भी उसको देना होगा। साथ ही साथ में जो बेनिफिशरीज है जो भी है डिटेल्स है कि इनको क्या चीज़ दे रहा है, कितना दे रहा है, लेकिन जितना भी दे रहा है वो 1/3 से ज़्यादा वो नहीं दे सकता है। उसको एक एग्जीक्यूटर या वासी जो है वो ज़रूर अपॉइंट करना ज़रूरी होता है। साथ ही साथ में उसका अपना फ्यूनरल का एक्सपेंसेस जो है उसका डिटेल ब्यौरा भी उसको देना ज़रूरी होता है। साथ ही साथ में 2 विटनेस जो हर एक विल में होता है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है वो होना मुस्लिम लॉ में उतना मैंडेटरी तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप ज़रूर डालिए क्योंकि आगे का हम कोई नहीं देखता। बाहर अगर कोर्ट पे गया तो विटनेस ही काम आते हैं, इसलिए एडवाइजेबल होता है कि आपको विटनेस रखना ज़रूरी है। अब क्या क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए अपने वसीयत पे। सबसे पहला चीज़, कोई भी आप वसीयत में ऐसा कोई भी जो दे रहे हो, जिसको भी दे रहे हो वो आपका लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है उसके हिसाब से आप दे रहे हो। जैसे कि अगर किसी एक आपकी वाइफ का अगर 1/2 है, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है, मे नॉट बी अ करेक्ट 1/2 है, तो आप उसको उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हो। ठीक है, उससे कम अगर चाहे तो अलग बात होगी, लेकिन उससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को आपको फॉलो करना होता है। जिसका भी जो शेयर है लॉ के हिसाब से जिसको जितना शेयर मिलना होता है उसको आप उतना शेयर ही कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ में जो टेस्टेटर है, अगर बाई चांस किसी ने वसीयत में डाल भी दिया, 1/3 से ज़्यादा का डाल भी दिया, तो जो एग्जीक्यूटर जो होता है या वासी जो होता है वो सिर्फ 1/3 का ही डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है, उससे ज़्यादा का करने का उसके पास भी अधिकार नहीं होता है। ठीक है, तीसरी चीज़, कभी भी विल किसी से जोर जबरदस्ती से तो बनाई नहीं जा सकती। जोर जबरदस्ती में अगर आप विल बनाते हो तो वो भी गलत होता है। और जो भी वसीयत बनाए अपने जो शरीयत की जो लॉ है उसको फॉलो करके ही बनाए। अब हम आ जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, ये फाइनल है हमारे इस पे। तो यहाँ पे 3 जजमेंट का मैं बोल रही हूँ। एक तो है महबूब साहेब वर्सेस शाहिद इस्माइल, ये 1995 का है। इसमें बात यही हुई थी कि जो भी वसीयत बनाया जाए वो 1/3 से ज़्यादा का आप नहीं बना सकते हो, और जो रिमेनिंग 2/3 है मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द लीगल हैज़ अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम लॉ। जो बाकी जो 2/3 बचता है वो जो आपके जो लीगल है सर उसको शरीयत लॉ के हिसाब से आपको, मुस्लिम लॉ के हिसाब से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। दूसरा बात आता है अख्तरी बेगम वर्सेस रहमत हुसैन 1987 का। दिस केस डेल विद द वैलिडिटी ऑफ विल इन विच ए पर्सन हैड ट्राई टू बिक्वेथ प्रॉपर्टी बियॉन्ड द परमिसिबल 1/3 लिमिट। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बोला था, अधिकतर जो विल के जो केसेस आए हैं कोर्ट में ये कैपेसिटी पे ही आए कि 1/3 से ज़्यादा दे दिया, उसी पर बात बनकर आ जाती है। और कोर्ट ने हर एक बार ये बोला कि आप 1/3 से ज़्यादा आप नहीं दे सकते हो। ठीक है, लास्ट ये बहुत ही पुराना जजमेंट है रहनुनिसा वर्सेस असगर अली, ये प्रीवी काउंसिल का 1911 का है। इसमें यही बात बोली गई है कि द कंसेंट ऑफ द हेयर्स इज रिक्वायर्ड विद द विल बिक्वेथ मोर देन 1/3। यहाँ पे बोला गया है कि 1/3 से ज़्यादा अगर आप दे रहे हो तो बाकी लोगों जो 2/3 वाले जो लोग हैं जिनका अधिकार है उनका आप कंसेंट लो, तभी आप 1/3 से ज़्यादा दे सकते हो। ठीक है, तो आई होप व्यूअर्स आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।